आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी थर्ड ईयर पेपर 3 यानी फिजिकल केमिस्ट्री, पेपर 3 फिजिकल केमिस्ट्री लेकर आए हैं। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री इसलिए हम शुरुआत की, इसके बाद हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को भी लेकर आएंगे, क्योंकि इसमें क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन हो जाता है यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा बाकी स्टूडेंट को टफ भी लगते हैं। तो चलिए आइए हम समझते हैं क्या होते हैं। तो यूनिट वन में पहले भाग को हम देखते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या होते हैं, पहले इसको समझते हैं, फिर क्वांटम केमिस्ट्री को समझते हैं। देखिए, जो मैक्रो लेवल पर और नैनो या क्वांटम लेवल पर चीजें होती है, कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनको मैक्रो या क्वांटम लेवल पर अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम गोल्ड की बात करें, किसकी? गोल्ड मैक्रो लेवल पर येलो कलर का होता है और मेटल्स होते हैं, लेकिन अगर यहाँ नैनो लेवल की बात किया जाए तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर प्लेटिनम की बात किया जाए, पैलेडियम की बात किया जाए, तो मैक्रो लेवल पर क्या होते हैं? इनएक्टिव मेटल्स होते हैं। लेकिन अगर हम नैनो या क्वांटम लेवल पर देखा जाए तो ये काफी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। इसी प्रकार से हम सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन नॉन मेटल्स होता है। क्या होता है? नॉन मेटल्स होता है। नॉन मेटल्स होने की वजह से ऐसा बिहेव करता है, एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है। ठीक है, ये कैसा बिहेव करता है? इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। लेकिन हम मोबाइल में सुने हैं, मोबाइल चिप या दूसरे में जो होता है सिलिकॉन चिप का यूज होता है। ठीक है, सिलिकॉन मेमोरी का यूज होता है। ठीक है, इसका यूज होता है क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और सबका कंडक्शन करता है। तो ये जो सारी प्रॉपर्टी का जो डिफरेंस आपको समझ में आया कि मैक्रो लेवल पर दूसरी प्रॉपर्टी और नैनो लेवल पर या क्वांटम लेवल पर अलग प्रॉपर्टी होती, इसको समझने के लिए एक मैकेनिक्स दी गई जिसको कहा जाता है क्वांटम मैकेनिक्स। क्या कहा जाता है? क्वांटम मैकेनिक्स मीन्स छोटे लेवल पर, स्मॉल लेवल पर, नैनो लेवल पर किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को बताने के लिए जो रूल, रेगुलेशन, पोस्टुलेट्स दिए गए उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है इसका एप्लीकेशन इन केमिकल सिस्टम, यानी एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इन केमिकल सिस्टम। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इनटू केमिकल सिस्टम को ही क्या कहा गया? क्वांटम केमिस्ट्री कहा गया। क्या कहा गया? क्वांटम केमिस्ट्री बोला गया। ठीक है, इतना तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो हम इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन जैसा मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इनटू केमिकल सिस्टम, इसको क्या कहते हैं? क्वांटम केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटम केमिस्ट्री बोलते हैं। क्वांटम केमिस्ट्री इसको बोलते हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम इसके बाद समझते हैं, थोड़ा समझते हैं। क्या जो क्वांटम केमिस्ट्री होती है, क्वांटम केमिस्ट्री में किसका स्टडी किया जाता है? डिस्क्रीट एनर्जी लेवल का यूज किया जाता है। किसका? डिस्क्रीट एनर्जी लेवल के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। इसमें यह बताया जाता है कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में कैसे इलेक्ट्रॉन का या किसी पार्टिकल का ट्रांजिशन कैसे होता है, इस ट्रांजिशन के बारे में हमें मालूम होता है। ठीक है, हम इसके बेस पर कलर को बता सकते हैं, इसके बेस पर हम क्या कहते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म को हम समझ सकते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे केमिस्ट्री के पर्पज से। अब पहला दिमाग में सवाल आते हैं कि इसका बर्थ कब हुआ। तो क्वांटम मैकेनिक्स का वैसे बर्थ देखा जाए ऑफिशियली तो 1926 में, जब मैक्स प्लांक ने, 24 साल के एक लड़के ने, मैक्स प्लांक ने अपना प्लांक्स का रेडिएशन लॉ प्रपोज किया था। उसी समय क्या हुआ कि इसका बर्थ हुआ। इन्होंने बताया कि मैक्रो और नैनो लेवल पर पार्टिकल्स के अलग अलग बिहेवियर होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं, इस बेस पे इन्होंने अपना लास्ट प्रपोज किया था। क्वांटम मैकेनिक्स को सबसे पहले इन्होंने प्रपोज किया। लेकिन इसके पहले 1859 में, मैं 1859 में जाते हैं, जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट दिया गया। क्या? ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट दिया गया। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट जब दिया गया उस समय के बाद फिर आया गया, आइंस्टीन ने किया दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपना बताया, किसने? आइंस्टीन ने बताया था, इफेक्ट बताया। उसके बाद क्रॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, क्रॉम्पटन इफेक्ट। इन सारी चीजों क्रम में ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, उसके बाद फिर 1926 में जब मैक्स प्लांक ने अपना लॉ दिया, तो यहाँ से विधिवत क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम केमिस्ट्री का जन्म हुआ। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसने दिया था? तो इसको जी किरचॉफ ने दिया था। किसने दिया था? जी किरचॉफ ने इसको सबसे पहले प्रपोज किया था। ठीक है, अब चलिए तब हम आते हैं क्या होते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसको समझते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम किसको समझते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन नाम से कंफर्म है, नाम से क्लियर दिख रहा है, ऐसा बॉडी जो कंप्लीटली ब्लैक हो। तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों ब्लैक दिखता है? सबसे पहले मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने लाइट गिरा दिया, एच न्यू लाइट गिरा दिया। अब ये लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करेगा? कुछ एच न्यू डैश कुछ समथिंग इस एनर्जी लेवल का लाइट इमिट करेगा। अगर ये लाइट, इसका वेवलेंथ या इसका फ्रीक्वेंसी विजिबल रीजन में होता है, विजिबल रीजन में अगर ये दिखेगा, ठीक है, विजुअल रीजन में दिखेगा, तो हम क्या कहेंगे? इसमें कलर तब हम रेड, ब्लू, ब्लैक कुछ भी इसका कलर देखेंगे। ब्लैक तो नहीं होगा, ब्लू कलर इसका दिखेगा और येलो कलर दिखेगा, कुछ भी इसका कलर दिखता है। तो लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद लाइट जो इमिट करता है, अगर वो विजुअल रीजन में होता है तो उसका कुछ कलर दिखता है। लेकिन ऐसा है कि कोई हमारा सिस्टम, इस प्रकार से कोई सिस्टम है, इसके ऊपर जितनी लाइट गिराई जाए सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर दे, कोई भी लाइट बाहर न निकले, उस समय इसका कलर क्या दिखेगा? इसका कोई कलर नहीं दिखेगा। तो क्या होगा? ब्लैक ऑब्जर्व होगा। कैसा ऑब्जर्व होगा? ब्लैक कलर का ऑब्जर्व होगा। तो ऐसी बॉडी, अब देखो यहां से आपको क्या समझ, यहां से इसका डेफिनेशन आप समझ सकते हो, यहां से समझ सकते हो कि ऐसी बॉडी जो ऑल इंसिडेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है उसको हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, इसको कैसे डिफाइन करना हो तो हम ब्लैक बॉडी को डिफाइन कर सकते हैं कि ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल फिजिकल सिस्टम या फिजिकल बॉडी दैट एब्जॉर्ब all incident इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी क्या होता है? ब्लैक बॉडी ऐसा आइडियल फिजिकल बॉडी होता है, मीन्स ऐसा रियलिटी में नहीं होता है, जो एब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, उसको ब्लैक बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी वैसे जो ये शो करता है, ब्लैक बॉडी रूम टेम्परेचर पे कैसा दिखता है? ब्लैक कलर का दिखता है, रूम टेम्परेचर पे ब्लैक कलर का दिखता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्लैक बॉडी कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे इसका टेम्परेचर हम बढ़ाते जाते हैं, क्या होता है? ये लाइट इमिट करने लगता है। जैसे लाइट इमिट करता है तो शुरुआत में लो एनर्जी का लाइट इमिट करेगा जो रेड कलर का होगा, और इसका टेम्परेचर अगर हम ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो रेड से क्या करेगा? येलो कलर इमिट करेगा, येलो कलर से फिर क्या करेगा? ब्लू कलर का लाइट इमिट करेगा, और ज्यादा टेम्परेचर इसका इंक्रीज करेंगे तो व्हाइट कलर का लाइट इमिट करेगा। मीन्स जो लाइट इसके ऊपर गिराई जाएगी सारे लाइट को वापस रिफ्लेक्ट करेगा, इमिट करेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी को व्हाइट बॉडी हो जाता है। ये इसका कॉन्सेप्ट अगर हम समझना चाहें तो देखो इसका कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं। देखो हम यहाँ आपको समझा रहे हैं, आप समझ रहे हैं इसका कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों होता है, क्यों सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्यों सारी लाइट को टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज करता है। तो इसके लिए हम एक मॉडल के बेस पे इसको समझेंगे। ठीक है, मॉडल के बेस पर हम इसको समझाएंगे और आपको समझ में भी आएगा। चलिए हम देखते हैं इसको। ब्लैक बॉडी को एजम्पशन किया गया कि ब्लैक बॉडी समथिंग कुछ इस प्रकार से होता है। एक पॉइंट होता है, मतलब होल होता है जहां से लाइट अंदर जाता है, इसको कहते हैं ब्लैक बॉडी होल। इसको क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी होल कहते हैं। जिस होल के थ्रू ब्लैक बॉडी के अंदर लाइट जाता है, तो क्या होता है? लाइट जब ये जाता है तो लाइट यहाँ इस सरफेस पर टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है। मीन्स ये रिफ्लेक्शन उस सिस्टम में ही रिफ्लेक्शन होने लगता है। इतना रिफ्लेक्शन होता है कि वो लाइट बाहर नहीं जा पाती, इसलिए क्या करता है? सारे बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्या होता है? ब्लैक बॉडी होल्स आर, देखो ब्लैक बॉडी होल्स आर नियर
near perfect black body, and they emit black body radiation with the temperature that depends on the mass of the holes। ठीक है, और जैसे ही इक्विलिब्रियम में आता है, टेम्परेचर देने पर जैसे ही इक्विलिब्रियम में आता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ब्लैक बॉडी आता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लैक बॉडी इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और उस समय इसको क्या कहा जाता है, जो रेडिएशन इमिट करता है उसको कहा जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या कहा जाता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन इसको कहा जाता है, रेडिएशन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको इतना तो समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टी को समझते हैं, ब्लैक बॉडी क्या होते हैं। तो देखो, ब्लैक बॉडी के कुछ प्रॉपर्टी हैं। पहली प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो इट इज एन आइडियल इमिटर होते हैं। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इमिट करते हैं, क्या करते हैं, इमिट मच मोर रेडिएशन, मच मोर एनर्जी रेडिएशन देन अदर बॉडी। ये आइडियल इमिटर होते हैं, मतलब ये जो अगर पहले तो इमिट नहीं करते, सारे बॉडी को, सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर ये रेडिएशन इमिट करते हैं तो इनका जो वेवलेंथ होता है, जो उसकी एनर्जी होती है रेडिएशन का, रेडिएशन को जो इमिट करते हैं वो क्या करता है, अदर बॉडीज के अपेक्षा उसकी एनर्जी या फ्रिक्वेंसी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है। दूसरी कंडीशन की प्रॉपर्टी होती है कि डिफ्यूज इमिटर होते हैं। डिफ्यूज इमिटर का मीन्स ऑल डायरेक्शन में क्या करते हैं, ऑल डायरेक्शन में बॉडी को या रेडिएशन को इमिट करते हैं। तो ये हो गए इनकी दो प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे जैसे देखो, जो ये तीसरी प्रॉपर्टी, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं, ब्लैक बॉडी क्या होता है, रेड कलर का, पहले रेड कलर दिखता है, रेड कलर से क्या होता है, येलो कलर होता है बीच का, फिर इससे क्या होता है, ब्लू कलर में कन्वर्ट होता है, और सबसे लास्ट में व्हाइट कलर का हो जाता है। जैसे व्हाइट कलर का होता है उस समय ब्लैक बॉडी को हम कहते हैं व्हाइट बॉडी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, व्हाइट बॉडी उस समय इसको बोलते हैं। चलो हम इसके बाद का समझते हैं, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। क्या हम देखते हैं, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, इसको कहते हैं प्लांक्स रेडिएशन लॉ। इसको क्या बोलते हैं, प्लांक्स रेडिएशन लॉ भी बोलते हैं। हम सारा आपके सिलेबस को ही कवर करा रहे हैं। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे तो उसको हम समझेंगे। तो प्लांक साहब ने देखा कि व्हेन डिफरेंट सॉलिड्स आर हीटेड टू द सेम टेम्परेचर दे ग्लो एंड इमिट डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन। मान लो ये सिस्टम ए है और ये सिस्टम बी है, इसको भी टेम्परेचर T से हीट किया गया, इसको भी दिया गया, लेकिन जो एनर्जी Hν1 और Hν2 है, जो रेडिएशन अभी इमिट हुआ उसकी अलग अलग इंटेंसिटी, अलग अलग एनर्जी होती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको बताने के लिए ही इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, उस पोस्टुलेट्स को ही प्लांक का क्वांटम थ्योरी या प्लांक्स रेडिएशन लॉ बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग पहला पॉइंट होता है कि जो किसी भी सब्सटेंस से जो इमिशन होता है वो कंटिन्यूअस न होकर डिसकंटिन्यूअस होता है। क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअसली होता है। तो डिसकंटिन्यूअसली होता है, लेकिन जो एनर्जी इमिट होता है वो क्या करता है, इसी को बताने के लिए उन्होंने बताया, जो एनर्जी इमिट होता है वो पैकेट्स में होते हैं, पैकेट या बंडल में। ठीक है, पैकेट या बंडल में एनर्जी इमिट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। अगर लाइट रेडिएशन, लाइट एनर्जी इमिट हो रही है तो उसको हम फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटो मीन्स लाइट, फोटोन का मतलब लाइट के पार्टिकल्स उसको बोलते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया था कि जो एनर्जी इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है, जो एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी इमिट होती है या तो एब्जॉर्ब होती है, वो क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ। मीन्स जो एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होती है वो वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, और वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा, इसको कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं,
प्लांक्स कांस्टेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। इसको आप लोग याद रखना, इसकी यूनिट क्या होती है? जूल सेकेंड होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है, इतना तो इन्होंने बताया। फोर्थ पॉइंट इन्होंने बताया कि ये बॉडी कैन, कोई भी बॉडी है, ठीक है, ए बॉडी कैन इमिट और emits or absorb energy into whole number multiple of a quantum। इसका मतलब जो एनर्जी होती है एच न्यू के ही होल नंबर में होती है। एच न्यू होगा या 2 एच न्यू होगा या तो 3 एच न्यू होगा, लेकिन इस फॉर्म में तो एनर्जी इमिट होगी, लेकिन हाफ एच न्यू की बात किया जाए इस फॉर्म में नहीं होगी। इसका फ्रैक्शन में इमिट किया जाए तो इस फॉर्म में नहीं होगी। ये इन्होंने बताया था। ठीक है, तो जो लास्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? इस पॉइंट को कहा जाता है, इस लॉ को कहा जाता है, इस पॉइंट को कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मैं आपको नोट्स भी दूंगा। एंगुलर मोमेंटम इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया इनका लॉ। हम आगे समझते हैं, कुछ इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, आइए इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ध्यान से स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला न्यूमेरिकल्स है, इफ एन एटम हैज फ्रीक्वेंसी इतना, न्यू की वैल्यू दे दिया 5.357 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड में होता है। इसकी हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी, E इक्वल टू एच न्यू होता है। एच की वैल्यू अभी आपने लिखा 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है, और न्यू की वैल्यू दिया हुआ 5.357 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स से सेकेंड चला जाएगा, अभी जो बचेगा एनर्जी वो जूल में बचेगा। और इसको सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी, 3.55 इंटू 10⁻19 जूल आएगी। आप सॉल्व कर लेना। और दूसरा दिया हुआ है कि सिंगल फोटॉन की एनर्जी और 1 मोल का आप जानते हैं, 1 मोल की अगर एनर्जी की बात किया जाए तो एनर्जी ऑफ 1 मोल इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स, यानी Na इंटू एक फोटॉन की एनर्जी। तो Na की वैल्यू होती है क्या होती है? 6.023 इंटू 10⁻23 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, और इसमें हम 3.55 इंटू 10⁻19 जूल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो वैल्यू, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, हम सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 640 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻9 मीटर होता है। यूजिंग प्लांक्स इक्वेशन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन ऑफ लाइट एट दैट वेवलेंथ। मतलब 640 नैनोमीटर पर उसका वेवलेंथ देखना है। हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। हम जानते हैं न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। सी की वैल्यू आप जानते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लैम्डा की वैल्यू दिया हुआ है 640, ठीक है, इंटू 10⁻9 मीटर होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4.688 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड आएगा। फ्रीक्वेंसी का यूनिट पर सेकेंड होता है। अब इसकी एनर्जी हमें फाइंड करनी है, तो एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू। न्यू की वैल्यू आप जानते हो, एच की वैल्यू जानते हो 6.626 इंटू 10⁻14। आप यहाँ पर इसको पूरा यूनिट के साथ लिखेंगे, कभी कंफ्यूजन नहीं हुआ, कभी कोई मिस्टेक नहीं हुआ। और न्यू की वैल्यू 4.68 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगा 3.106 इंटू 10⁻19 जूल। तो दोस्तों, हम ये तो हमारा रहा पहला डेमो क्लास। हम बाकी वीडियो भी लेकर आएंगे, हम दूसरी क्लास में मिलेंगे।
और उसमें आपका सिलेबस हम इसका अब डेली इसका वीडियो हम डालेंगे, 2 से 3 वीडियो डेली डालेंगे और आपकी बीएससी थर्ड ईयर के सारे सिलेबस को हम कवर कराएंगे। और जिनको मुझसे अगर पढ़ना होगा, नोट्स लेना होगा, तो आप मुझसे इस नंबर पर 7703912119 पर, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के। और मैं पर यूनिट वाइज हम 200 पर यूनिट वाइज हम इसका फी रखे हैं, ठीक है। और आपको साथ साथ नोट्स भी देंगे। और इसके अलावा हम मुझसे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको आईआईटी जैम का जो तैयारी होता है, हम फ्री में इसकी तैयारी कराएंगे अपने स्टूडेंट के लिए। बाकी स्टूडेंट के लिए बहुत ही मिनिमम फी रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस यूनिट को कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक